हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक अपने नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में। और ये वाला जो टॉपिक है ना, इस पर आप देखोगे हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से नहीं आएगा तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में से आएगा। दोनों ही टॉपिक में मैं आप वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन समझेंगे, फिर हम केपी एंड केसी समझेंगे, उसके बाद उन दोनों में रिलेशन समझेंगे, और उस पर बेस्ड हम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। केपी और केसी का क्वेश्चन तो हमेशा आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो थियोरेटिकल है, वो तो बहुत ही आसान है समझना, वो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कॉपी और पेन लेकर बैठो, क्योंकि ये जो सीरीज हम बना रहे हैं ना, ये उन बच्चों के लिए बेसिकली ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो दूर रह के पढ़ाई करते हैं, या फिर जो मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है, उनको कहीं जाने आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना घर पे बैठ के आराम से फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप जिसमें भी वो वीडियोस देख सकते हैं, बस उनको वो खोल लेना है, जैसे हम बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगा। पहले थ्योरी पढ़ लो। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब आपने थ्योरी पढ़ ली, कुछ समझ नहीं आया, अब रुको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक रिएक्शन ऐसे लिखी है, ए प्लस बी बी गिव्स पी। अब देखो, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये तो सबको पता होगा, लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट और राइट साइड मतलब प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम यही देखते हैं ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें जो थ्योरी बताई गई लॉ ऑफ मास एक्शन की, उसमें बताया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो हमारा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? पहले तो एक्टिव मासेस, एक्टिव मास मतलब समझ जाओ मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ए, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बी। क्या ये अभी कंप्लीट है? नहीं, उसमें ये भी कहा था रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर इसकी तो ये स्मॉल ए है, और यहाँ पर इसकी स्मॉल बी है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। अब ये इनकी पावर में आ जाएगा, मतलब ये इसके नीचे लिखा है तो ये इसकी पावर में आएगा स्मॉल ए, और बी की पावर में आएगा स्मॉल बी। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट होता है। अब ये चीज़ को आप एक और बार देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि पावर में आ जाएगा। अब पढ़ो, अब समझ आया? बस यही तो समझना था। अब आपका क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रोपोर्शनलिटी हट सकती है? हाँ, हट सकती है। बस यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आएगा के, जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर देखो, के पी एन के सी, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कंसंट्रेशन के लिए, ये प्रेशर के लिए है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन देखेंगे, यहाँ पर हम प्रेशर देखेंगे। जल्दी देखो, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। सपोज करो ये एक हमारी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसका के सी निकालना है तो क्या करना होगा? इसकी कंसंट्रेशन देखनी होगी। पहले तो सी की कंसंट्रेशन, यहाँ पर डी की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट साइड में बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन, और इन सब की पावर में क्या आ जाएंगे? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ के सी के लिए मैं कैसे लिखूंगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, स्मॉल डी यानी, है ना। और यहाँ पर देखो अपॉन में, देखो जो प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन है वो ऊपर आएगी, और जो रिएक्टेंट वाली कंसंट्रेशन है वो नीचे आएगी। हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रहेगा हमेशा, यहाँ रिएक्टेंट रहेगा, और रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ठीक है, ये निकालना तो वैसे सबको वैसे भी आता होगा। अब केपी के केस में क्या होगा? हम प्रेशर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसका प्रेशर,
ठीक है, और उसकी पावर सी जो कोफिशिएंट है, और यहाँ पर देखो इसका प्रेशर डी का प्रेशर पी डी, और उसकी पावर जो उसका कोफिशिएंट है डी। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड के लिए। अब रिएक्टेंट साइड के लिए क्या होगा, अपॉन में लिखो। रिएक्टेंट साइड में ये दोनों है ए और बी, तो इसका प्रेशर और इसकी पावर इंटू इसका प्रेशर इसकी पावर, तो ये हो जाएगा हमारा केपी। ये सबको बेसिकली निकालना आता ही होगा। अब देखो इनके बीच में जो रिलेशन है ना, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। केपी और केसी निकालने का डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी आएगा ही नहीं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो केपी और केसी के दिए जाएंगे। मतलब किसी क्वेश्चन में केपी दिया होगा केसी निकालो, किसी क्वेश्चन में केसी दिया होगा केपी निकालो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक रिलेशन याद कर लो, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। अब आप कहोगे डेल्टा एन जी क्या है, तो ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। डेल्टा एन जी होता है किसी भी रिएक्शन में उसके प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं और उसके रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, उसको हमें चेक करना है। जैसे प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के मोल्स। अभी ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन ये जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ हम गैस के लिए ले रहे हैं। जी मतलब गैस, डेल्टा एन जो गैस का होता है। केसी के केस में इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर हो जाएगा के पी आर टी माइनस डेल्टा एन जी। ये दो फॉर्मूले याद करो। अब मैं आपको डेल्टा एन जी निकालना सिखाता हूँ। ये देखो जो हमारा डेल्टा एन जी है ये होता है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सिंपली मैं बताऊँ, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज करो ये कोई रिएक्शन है, N2 + 3S2 गिव्स 2NH3। अब देखो इसके प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं वो देख लो, और इधर कितने हैं वो देख लो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ 2 मोल्स हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1 और 3, तो कितने होगा टोटल 4। तो बस ऐसे कर दो 2 - 1 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2 - 4 कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया -2। तो ऐसे भी आप देख सकते हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी। यहाँ पर कितने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पर कितने हो गए 1 × 3 4, तो 2 - 4 कर दो -2। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। हमें बताना है किसमें केपी और केसी इक्वल नहीं है। अब बताओ केपी और केसी इक्वल कब हो सकते हैं। केपी और केसी में रिलेशन क्या आता था, केपी और केसी में रिलेशन था केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। तो ये इक्वल एक ही बार में हो सकते हैं, ये इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं अगर हमारा जो ये आर टी डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और इसकी वैल्यू 1 एक ही केस में आ सकती है। किस केस में आ सकती है, अगर ये जो हमारा डेल्टा एन जी है ये 0 हो जाए। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो आर टी की पावर 0 मतलब सीधे सीधे 1 हो जाएगा। मतलब फिर आर और टी की वैल्यू, आर की तो फिक्स्ड ही होती है, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी पावर 0 है तो वो 1 ही रहेगा। तो डेल्टा एन जी 0 आना चाहिए, बस हमें ये देख लो। जहाँ पर भी हमारा डेल्टा एन जी 0 नहीं आएगा वहाँ पर के पी और के सी सेम नहीं होंगे। तो इन सारे ऑप्शंस में हमें ये देखना है किस में डेल्टा एन जी 0 है और किस में नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सपोज करो पहला वाला ही है, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। अब ऐसे ही मान लो यहाँ हो गए 1 + 1 2 और यहाँ 1, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। ये तो डेल्टा एन जी 0 नहीं हुआ, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन बाकी के भी चेक करो, H2 + I2 गिव्स 2HI। यहाँ पर डेल्टा एन जी चेक करो तो 2 - 2 = 0, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 1 मान लेंगे। यहाँ पर तो 2 था ही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 + 1 2 और यहाँ पर 1 + 1 2, तो यहाँ पर भी जो हमारा डेल्टा एन जी होगा वो हो जाएगा 2 - 2 यानी 0। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये ऐसे लिख रखा है बट ये वही है, इक्विलिब्रियम का साइन है। 2 BrCl गिव्स Br2 + Cl2। ये देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी 2 - 2 = 0। यही होगा ना, जल्दी बताओ है कि नहीं। अब देखो 0 कहाँ कहाँ आया, B C D, इन तीनों में 0 आ रहा है डेल्टा एन जी। और जहाँ पर डेल्टा एन जी 0 आ रहा है इसका मतलब आर टी की पावर 0 यानी वो 1 हो जाएगा, और के पी और के सी उस केस में इक्वल होंगे। लेकिन जहाँ पर डेल्टा एन जी 0 नहीं आया वहाँ पर के पी और के सी सेम नहीं हो सकते। और वो कौन सा केस है हमारा, ये वाला केस है। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी से जल्दी से। जिसको क्लियर है वो बता दो कमेंट में, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ए, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3 at 1000 केल्विन।
1000 केल्विन मतलब टेम्परेचर बताया है, ठीक है, 1000 केल्विन, और केपी की वैल्यू गिवन है, तो जो जो गिवन है वो लिखते चलो। केपी है 3, टेम्परेचर है 1000 केल्विन, ठीक है, और रिएक्शन भी लिख लेता हूँ मैं। रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस C गिव्स 2CO, यही है ना, ठीक है। तो अब मेरे को ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, मतलब मुझसे Kc की वैल्यू पूछी है सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन Kc बताओ। तो कैसे बता सकते हैं, वो रिलेशन से। क्या होता था रिलेशन, Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng, एक ही याद कर लो, ठीक है, इसको ही उल्टा कर देते थे तो Kc के लिए आ जाता था। मैं तो इसी से निकाल दूंगा फिलहाल, मुझे ज़्यादा छेड़खानी करने की आदत नहीं है। अब देखो Kp की वैल्यू है यहाँ से 3, ठीक है, Kc निकालना है। RT, R की वैल्यू है 0.083, टेम्परेचर कितना है 10 की पावर 3, 1000 केल्विन है, इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। डेल्टा Ng चेक कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये गैस है सॉलिड है, हाँ ये ज़रूर देख लेना, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये गैस है। तो अब जो सॉलिड वाला होगा ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बात तो पता है ना आपको, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा Ng देखना है ना। डेल्टा Ng का मतलब ये है हमें सिर्फ गैस वाले देखने हैं। तो गैस वाले कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नहीं है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इसको छोड़ दो, तो बस इन दोनों के ही देखना है हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो डेल्टा Ng यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ 2 - 2 0 कर देंगे और आंसर भी गलत आएगा फिर उनका, ठीक है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रखी 1। अब Kc क्या हो जाएगा हमारा, इसको इसके नीचे ले जाओ, 3 यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 830 कुछ हो जाएगा, ये लगभग 830 आ जाएगा। अब ये तो फिर -10 की माइनस पावर में आ जाएगा। तो एक क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर से 1 2 3, हाँ तो एक काम करेंगे, यहाँ पर से 2 पावर उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बदल देंगे, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बदल देंगे। जैसे 1 2 3 था ना, तो बस 830 नहीं आएगा, 83 आएगा, हाँ क्योंकि 1 2 3, हाँ 83 आएगा। अब ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको क्या करना है, 3/83 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -2, इसका मतलब ये हो गया 3/0.83 हो गया, 3/0.83, ये लगभग आ जाएगा आपका 3.5 या 3.6। और ऐसा एक ऑप्शन मैच भी कर रहा है सी में। तो मैंने ऑप्शंस को देख के इसको बनाया है, पहले तो मैंने सॉल्व किया। अगर सपोज करो ये पॉइंट में दिया होता, ये ऐसे दिया होता 0.036, तो फिर वो भी ठीक था। 0.036 भी मतलब यही हुआ ना 3.6 वाला, तो वो हमें ऑप्शंस के हिसाब से चेंज करना होता है, जो भी आपको वहाँ ऑप्शन दिया होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेनी होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ बेसिक केसेस हम पढ़ने वाले हैं, और यही बेसिक केसेस जो है ना आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएक्शन में कुछ ऐड किया तो क्या होगा, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला आता है आपका, इफ रिएक्टेंट इज रिवर्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकेट। अब ये आप समझ नहीं पाए होंगे कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकेट यानी 1 में आ जाएगा, ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोज करो ये रिएक्शन है A + B गिव्स C, A + B गिव्स C। अब इसके लिए Kc कैसे लिखते हैं, Kc लिखना आपको आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ले लो अपॉन में रिएक्टेंट की। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में जो रिएक्टेंट्स है यानी A और B इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा हो गया सपोज करो K, ये हमारा कोई आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब यहीं अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, जैसे C हो जाए रिएक्टेंट और A और B हो जाए प्रोडक्ट, तो अब Kc चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा। Kc डैश ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट हो गया C, अब प्रोडक्ट होगा A और B। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इन दोनों को, तो ये जो है ये इसका उल्टा है या ये इसका उल्टा है, दोनों बात सेम ही है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू K मानी थी तो इसकी वैल्यू 1/K हो जाएगी ना। जल्दी से बताओ देख के, ये तो सिंपल सी बात है, तो कोई भी देख के बता सकता है।
ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ ही रही होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि रेसिप्रोकेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अगर मैं उल्टा कर दूंगा, रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, तो जो उसके कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट है वो दोनों भी उल्टे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी रिवर्स करने पर रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी एड टू और मोर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कांस्टेंट। अब ये वाला समझो, ये एग्जांपल देखो, a प्लस बी गिव c, यहाँ पर रिएक्टेंट है a और b और प्रोडक्ट है c, इसका केसी निकाल लो, वो हो जाएगा c अपॉन a इंटू बी। अब इसको मान लिया हमने k1, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसके लिए मान लिया k1। सेकेंड रिएक्शन में देखो c गिव्स d, इसमें रिएक्टेंट क्या है c और प्रोडक्ट क्या है d, तो इसका कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा c अपॉन d, ठीक है, c अपॉन d आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी गिव्स d, यहाँ पर प्रोडक्ट है d और a प्लस बी क्या है रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन d अपॉन में रिएक्टेंट की a इंटू बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो a इंटू बी, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आई। कैसे, यहाँ पर देखो इसकी कंसंट्रेशन थी c अपॉन में a इंटू में b, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन k1 की मल्टीप्लिकेशन k2 से कर दूं, यानी d अपॉन c से कर दूं, ध्यान से देखना, तो क्या होगा जल्दी बताओ, c से c कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा d अपॉन a इंटू बी। और आप ध्यान से देखो ये यही तो बन गया, तो यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू उसके बराबर आ रही है, यानी जो हमारा ये वाला जो k आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट k आ रहा है, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, यानी k1 k2 के बराबर आ रहा है। अब ये वाली जो रिएक्शन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने क्या किया है जल्दी बताओ, इन दोनों को ऐड ही तो किया है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूँ, a प्लस बी गिव्स c और दूसरी रिएक्शन थी c गिव्स d, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा a प्लस बी गिव्स d। तो वही तो बात है, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो उसके बराबर आ गया, यही हुआ ना। तो यानी कि जब भी हम दो हमारे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो जो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, उसके इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे। ये बात हमने यहाँ पर चेक कर ली। अब देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, और ये सारे क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखो, पीछे भी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस क्या होगा, अब ये बताओ, इसका तो मुझे दे दिया है, अब मुझसे पूछा है हाफ N2 प्लस हाफ O2 के केस में क्या होगा। अच्छा एक केस मैंने और नहीं बताया आपको, अगर हमें रिएक्शन में किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में चेंज करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना हो, किसी से डिवाइड करना हो, तो वो उसकी पावर में आ जाता है। जैसे सपोज करो अगर मैं किसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, किसी को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसकी पावर वो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ कैसे याद रखनी है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर इसका तो देख लिया है, इसका क्या आ रहा है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से बिल्कुल, तो ये वाली रिएक्शन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसी रिएक्शन से मिलती जुलती तो सेकंड वाली है। अगर मैं इस रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूं, सपोज करो इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 1, इसको मानता हूँ इक्वेशन 2, जिसके लिए मुझे k दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई लिखते हैं, चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इसको क्या कर रहा है, इक्वेशन 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 1/2, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा हाफ N2 और यहाँ पर भी आ जाएगा हाफ O2 और यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल NO।
अब आप ध्यान से देखो, ये थर्ड के बराबर ये जो है ये सेम टू सेम एग्जैक्ट इक्वेशन 2 नहीं बन गई, हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO। तो यहाँ पर तो हमारी बात समझ में आ गई कि जैसे ही हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया यही रिएक्शन आ गई। अब मैंने बताया कि अगर किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम, अगर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उसकी पावर आ जाती है, किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था k, तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसकी पावर 2 हो जाती है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता इसकी पावर 3 आ जाती। अभी फिलहाल हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर हो जाएगी हाफ, तो k की पावर हाफ आंसर हो जाएगा। बस जल्दी से देखो इसको, सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा कम से कम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, कौन सा पेन, ये वाला लेते हैं। चलो क्वेश्चन है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। अब ये रिएक्शन दिया हमें 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B, और जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और यहाँ पर दूसरी दी है K2 के लिए A3B गिव्स 3/2A2 प्लस 1/2 B2। अब मुझसे पूछा है इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़े तो करना क्या है, देखो पहले ये रिएक्शन लिख लो, 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B। अब यहाँ पर देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, और ये जो है A3B गिव्स 3/2 A2 प्लस 1/2 B2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मुझे इस रिएक्शन को इसके जैसा बनाना है या इस रिएक्शन को इसके जैसा बनाना है, कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी रिएक्शन को तो चेंज करना पड़ेगा, किसी ना किसी रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये सेम नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली रिएक्शन को इसकी तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि मुझे अपॉन में ये जो 2 आ रहे हैं ना ये हटाने हैं। तो ये हो जाएगा 3A2 प्लस B2, और यहाँ आ जाएगा 2A3B। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सेम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या करना है, एंड देन रिवर्स, और फिर उसके बाद मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2A3B बन गया, यहाँ 3A2 बन गया, यहाँ B2 बन गया, लेकिन उसके बाद इसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा इसके जैसा बनाने के लिए। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ अप्लाई करूँ तो इक्वेशन 2 सेम टू सेम कैसी हो जाएगी, इक्वेशन 1 के बराबर आ जाएगी। चाहे ध्यान से देखो, ये हो गया फिर 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो गया 2A3B, यहाँ हो गया 3A2, यहाँ हो गया B2। अब फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये आ गया 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B, और ये सेम टू सेम आ गया अब इक्वेशन 1 के लिए। और इक्वेशन 1 के लिए मुझे क्या दिया हुआ था, K1, और इसके लिए दिया हुआ था K2। तो अब जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस किस में होंगे, K2 में चेंजेस होंगे। तो K2 क्या हो गया मेरा, K2 मेरा हो गया, और ये K1 के बराबर आ जाएगा। अब क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन सेम हो गई ना। तो K1 के बराबर K2 कब आया, जब इसमें 2 चेंजेस किए। कौन कौन से, पहले तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर उसको रिवर्स किया, तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा K2 का स्क्वायर। K2 की पावर एक तरीके से -2 आ गई ना, तो ये आ जाएगा 1/K2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, अगर नहीं आ रहा तो हम बना लेंगे। तो ऐसा तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से इसको कर दो K2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/K1, और आपको पता है K2 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा K2 1/√K1, क्योंकि यहाँ से अगर देखो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 1/√K1 होगा, और 1/√K1 मतलब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो ये रूट इस पे चढ़ जाएगा, 1/√K1 आ जाएगा। ठीक है ना, बताओ जल्दी क्लियर है कि नहीं। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, अब यहाँ पर डी ऑप्शन बैठ रहा है, K2 इक्वल्स टू 1/√K1। जल्दी से बताओ चेक करके सही है कि नहीं, सही है ना। तो बस इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ज़रूर ये पूरा का पूरा सेशन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी बताओ, और आ गया तो भी बताओ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।